Hello, you're watching CVR News English with me, Havila Kuttupalli. Welcome to Inside Bulletin. Moving to the details, Delhi Chief Minister Rekha Gupta emphasized the government's commitment to improving healthcare infrastructure, stating that 5 years ago, the central government allocated rupees 2,400 crore for the establishment of Jan Arogya Mandirs and free testing facilities. However, she also criticized the previous administration for failing to implement the initiative, and Gupta highlighted that under her leadership, 33 Ayushman Arogya Mandirs and 17 Jan Aushadhi Kendras have now been inaugurated across Delhi, marking a significant step in expanding accessible healthcare services. एक माइलस्टोन दिल्ली के लिए आज का ये आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन, जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन साबित होने वाला है। वो योजना जो दिल्ली के लिए दी गई थी, दिल्ली की जनता को जिसका लाभ मिलना चाहिए था, 2400 करोड़ रुपए केंद्र ने दिल्ली सरकार को दिए 5 साल पहले और कहा कि आप दिल्ली के लोगों को बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, जगह जगह पे ये आरोग्य मंदिर खोलिए और दिल्ली की जनता को फ्री टेस्टिंग, फ्री प्रिवेंशन, फ्री वैक्सीनेशन दी जाए। परंतु पिछली सरकारों ने कभी भी इस दिशा में काम नहीं किया। आज जब आखिरी साल उस फंड के लिए चल रहा है, जो फंड मार्च में लैप्स हो जाएगा, हमारी सरकार को आते ही बिल्कुल युद्ध स्तर पे इस कार्य को करना शुरू करना पड़ा और मात्र 100 दिन के छोटे से स्पैन में हमने बहुत सारे आरोग्य मंदिरों की तैयारी करी और आज 33 आरोग्य मंदिर और 17 जन औषधि केंद्रों का दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। हर विधानसभा में इन आरोग्य मंदिर, कम से कम एक विधानसभा में 15-15 आरोग्य मंदिर खोलने की योजना बनाई गई है। आपने देखा कि कितने बेहतरीन ये आरोग्य मंदिर है, जिसमें वैक्सीनेशन की पूरी फैसिलिटी है, जिसमें इनबिल्ट लैब है, जिसमें प्रोक्योर करने के लिए सारी दवाइयाँ, मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सब चीजें एक। On the inauguration of Ayushman Arogya Mandirs by the Delhi government, Money's Minister Ashish Sood described the initiative as a revolutionary step in the city's healthcare system. Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi and with the support of BJP President JP Nadda, Delhi Chief Minister Rekha Gupta inaugurated 33 of the 1,100 planned Ayushman Arogya Mandirs across the capital. These centers will provide enhanced diagnostic tests such as LFT, KFT and the lipid profile, along with over 200 types of medicines free of cost, significantly enhancing access to primary healthcare services. आज दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था के इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम हुआ है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय जेपी नड्डा जी के आशीर्वाद से दिल्ली में जो 1100 आरोग्य मंदिर बनने हैं, उसमें से 33 आरोग्य मंदिरों को आज लोकार्पित किया है। जिन आरोग्य मंदिरों में LFT, KFT, लिपिड प्रोफाइल जैसे महंगे टेस्ट भी इन हाउस किए जाएंगे। 200 से ज़्यादा तरह की दवाइयाँ निशुल्क प्रोवाइड की जाएंगी और अनेक तरह की वेलनेस सुविधाएं भी यहाँ उपलब्ध कराई गई हैं। इन सब आरोग्य मंदिरों को जनता की सुविधा के लिए 100% एयर कंडीशनड युक्त करके वेलनेस की सुविधा, थोड़ी सी डे केयर की सुविधा, साथ ही साथ हमारी बहनें जो नवजात शिशु के साथ अपने माता पिता या सास ससुर का इलाज कराने आ सकती हैं, उनकी और उनके बच्चों की सुविधाओं के लिए भी यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। ये आरोग्य मंदिर जो जनकपुरी विधानसभा के क्षेत्र में खुला है, ये दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था के अंदर एक क्रांतिकारी कदम है। दिल्ली की जनता, दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और श्री जेपी नड्डा जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती है। आज दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था के इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम। Well, senior advocate and Rajya Sabha MP Kapil Sibal has strongly criticized the handling of the Justice Verma cash inquiry case, stating that the decision was made against the High Court judge without proper inquiry or procedure.
He also expressed shock that the judge was not given a chance to be heard and accused the government of protecting the judge. Sibal also emphasized that past impeachment cases were handled differently and raising concerns about the political interference in judicial matters. रिपोर्ट इन्होंने दायर कर दी। किसने किया, कितना था पैसा, एक नोट भी मिला नहीं मिला, इसके बारे में कुछ नहीं। और कहते ये हैं कि हम नहीं कहते कि आपका पैसा है, लेकिन अगर किसी ने वहां पैसा रखा तो आपकी अनुमति से रखा होगा। ये है, दिस इज द कंक्लूजन। अब ये तो मैं तो जज साहब की बड़ी आदत करता हूं, तीनों जजेस की हम बड़ी आदर करते हैं, लेकिन हम इससे सवाल पूछना चाहते हैं कि एक अपर डिवीजन क्लर्क को या डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसके खिलाफ आर्टिकल्स ऑफ चार्ज होते हैं। आर्टिकल्स ऑफ चार्ज के बाद विटनेस आते हैं, विटनेस के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, फिर नतीजे पर पहुंचते हैं। तो इसका मतलब एक हाईकोर्ट जज के खिलाफ आपने एक फैसला दे दिया बिना कोई कार्रवाई के, बिना कोई प्रोसीजर के, तो उसका जो स्टेटस रहा वो तो डिप्टी सेक्रेटरी से कम रहा ना, क्योंकि डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो एक प्रोसीजर उनके खिलाफ चलाना पड़ता है। दिस इज एब्सोल्युटली शॉकिंग। और जज साहब ने 30 तारीख के जो जवाब में ये लिखा कि मुझे सुना जाए, कोई फैसले से पहले मुझे सुना जाए। हमेशा पहले भी होता रहा कि जब भी ऐसे केस हुए तो जज को सुना जाता था, सुनवाई भी नहीं हुई। And unfortunately, the political class has got into the act. And this government is protecting a judge against whom no evidence is required. I just want to explain to the people of this country that for all impeachments in the past, the case here is entirely different. And it is different for one simple reason. In all those impeachments, take the case of Justice Ramaswamy. The facts were not in dispute. There was no dispute on facts. There was no allegation of corruption. The allegation was that he had ordered a carpet, and the carpet was, as I explained before Parliament at that time when I appeared before them, the carpet always ordered in square form, as you know. But the dining room was oval. So the finding was that, you know, what you ordered is not what was in the dining room. Naturally, it would not be. ऐसे आरोप थे. Facts were not in dispute. In Justice Gogoi's case, I need not say anything more. In Sumitra Sen's case, again facts were not in dispute because as a lawyer he was an official liquidator, and report इन्होंने दायर कर दी। किसने किया, कितना था पैसा, एक नोट भी मिला नहीं मिला, इसके बारे में कुछ नहीं। और कहते ये हैं कि हम नहीं कहते कि आपका पैसा है, लेकिन अगर किसी ने वहां पैसा रखा तो आपकी अनुमति से रखा होगा। ये है, दिस इज द Well, at a joint press conference held at a Madhya Pradesh Congress headquarters in Bhopal, senior leaders including Digvijay Singh and Harish Chaudhary addressed pressing issues, and Congress in charge Harish Chaudhary criticized the opposition for the resisting the installment of Dr. B.R. Ambedkar statue at the Gwalior High Court. He also alleged that the RSS was behind the controversy, accusing the organization of deliberately fueling tensions. Chaudhary reiterated the Congress party's firm commitment to promoting and preserving Ambedkar's legacy among the public. प्रदेश के हाईकोर्ट में लगने से भी किसी को अपराध हो सकता है, ये असंविधान के सवाल आता है कि कोई भी संविधान प्रेमी इस तरह की सोच भी अपने जहन में नहीं रख
सकता। दुर्भाग्य है कि आज इस देश के अंदर इस तरह का कृत्य एक सोच के लोग करवा रहे हैं। सिर्फ यहां तक कि सोच के लोगों ने विराम नहीं लगाया, एक नया विवाद की शुरुआत भी वो कर रहा था। विवाद कि संविधान किसने लिखा? देश का हर नागरिक जानता है कि संविधान किसने लिखा। संविधान सभा की जो प्रोसीडिंग है उसमें हर संविधान सभा के अंदर जो चर्चा हुई और इसका क्या योगदान है सबको पता है। उसके बावजूद भी सिर्फ भ्रम और भ्रांति के माध्यम से विवाद कैसे उत्पन्न करे और कुछ नया विवाद कैसे उत्पन्न करे, उस मकसद से आरएसएस नागपुर से शुरुआत होकर और आज ये विवाद आगे बढ़ता हुआ हम लोग देख रहे हैं। निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रदेश की हाईकोर्ट में लगने से भी किसी को अपराध हो सकता है, ये संविधान के सवाल आता है कि कोई भी संविधान प्रेमी इस तरह की सोच भी अपने जहन में नहीं रख सकता। दुर्भाग्य है कि आज इस देश के अंदर इस तरह का कृत्य एक सोच के लोग करवा रहे हैं। सिर्फ यहां तक कि सोच के लोगों ने विराम नहीं लगाया, एक नया विवाद की शुरुआत भी वो कर रहा था। विवाद कि संविधान किसने लिखा? देश का हर नागरिक जानता है कि संविधान किसने लिखा। संविधान सभा की जो प्रोसीडिंग है उसमें हर संविधान सभा के अंदर जो चर्चा हुई और इसका क्या योगदान है सबको पता है। उसके बावजूद भी सिर्फ भ्रम और भ्रांति के माध्यम से विवाद कैसे उत्पन्न करे और कुछ नया विवाद कैसे उत्पन्न करे, उस मकसद से आरएसएस नागपुर से शुरुआत होकर और आज ये विवाद आगे बढ़ता हुआ हम लोग देख रहे हैं। निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रदेश की हाईकोर्ट में लगने से भी किसी को अपराध हो सकता है, ये हर संविधान के सवाल आता है कि कोई भी संविधान प्रेमी इस तरह की सोच भी अपने जहन में नहीं रख सकता। दुर्भाग्य है कि आज इस देश के अंदर इस तरह का कृत्य एक सोच के लोग करवा रहे हैं। सिर्फ यहां तक कि सोच के लोगों ने विराम नहीं लगाया, एक नया विवाद की शुरुआत भी वो कर रहा था। In Uttar Pradesh, reacting to the notification issued for the caste census, Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya launched a sharp attack on the Congress party, alleging its historical opposition to the backward classes. He also further criticized parties like the Samajwadi Party in Uttar Pradesh and the Rashtriya Janata Dal in Bihar, currently led by Akhilesh Yadav and Tejasvi Yadav, accusing them of monopolizing the benefits meant for backward communities. They have always claimed to represent the backward classes, but in reality, they never included the entire backward section in the process and instead absorbed all the benefits, Maurya stated. देखिए, कांग्रेस पार्टी पैदाइशी रूप से पिछड़ों की विशेष तौर से विरोधी पार्टी है और समाजवादी पार्टी और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, जिसके वर्तमान में नेता श्री अखिलेश यादव जी और श्री तेजस्वी यादव जी, ये लोग पिछड़ों की बात तो करते थे, लेकिन पिछड़ों की बात करके सारा कुछ हड़प जाते थे और संपूर्ण पिछड़े वर्ग को उसका हिस्सा नहीं मिलता।
और पिछड़े के नाम पर ये लगातार राजनीतिक फायदा उठाते हैं। कल जो भारत सरकार के द्वारा जनगणना और जाति जनगणना का गजट जारी हुआ है, मैं उसका स्वागत करता हूँ और मैं मानता हूँ कि जो आज विकास की मुख्य धारा में नहीं है, जिनके घर में शिक्षा का अभी तक अभाव रहा है, कोई सरकारी सेवा में नहीं रहा है, जिनको राजनीतिक रूप से हिस्सेदारी नहीं मिली थी, वह सारे रास्ते इस जनगणना के बाद और जातिगत जनगणना के बाद ये खुलेंगे और बहुत सारे लोगों का जो भविष्य अंधकार में था वह भविष्य उज्जवल होगा, ऐसा मैं देखिए कांग्रेस पार्टी पैदाइशी रूप से पिछड़ों की विशेष तौर से विरोधी पार्टी है और समाजवादी पार्टी और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, जिसके वर्तमान में नेता श्री अखिलेश यादव जी और श्री तेजस्वी यादव जी, ये लोग पिछड़ों की बात तो करते थे, लेकिन पिछड़ों की बात करके सारा कुछ हड़प जाते थे और संपूर्ण पिछड़े वर्ग को उसका हिस्सा नहीं मिलता और पिछड़े के नाम पर ये लगातार राजनीतिक फायदा उठाते हैं। कल जो भारत सरकार के द्वारा जनगणना और जाति जनगणना का गजट जारी हुआ है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। RJD leader Tejasvi Yadav reacted to Prime Minister Narendra Modi receiving the highest civilian award from Cyprus, stating he might be getting the honor because he is the Prime Minister of India and I will not comment on this. But the condition of our country is quite visible, and he further criticized the Prime Minister for neglecting issues in Bihar, saying PM Modi should look at the condition of living people in Bihar. He comes to Bihar only to abuse us, he said. भारत के प्रधानमंत्री हैं, हो सकता है इस वजह से मिल रहा हूँ, इस पे हमको ज्यादा टिप्पा टिप्पणी भी क्या नहीं, लेकिन देश देखिए भारत के प्रधानमंत्री हैं, हो सकता है इस वजह से मिल रहा हूँ, इस पे हमको ज्यादा टिप्पा टिप्पणी भी क्या नहीं, लेकिन देश की स्थिति देख लीजिए क्या है। देश में बेरोजगारी है, गरीबी है, महंगाई, इस पे तो कोई चिंता है नहीं सरकार की। आप अभी तक इतने लोगों को केवल राशन ही बांट करके खुश हो रहे, उनके घर का क्या हुआ, उनके रोजगार का क्या हुआ, उनकी शिक्षा चिकित्सा का क्या हुआ, इस पे भी जो है बात करनी चाहिए। परिवारवाद की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी, जरा आए देखें क्या हो रहा है बिहार में। हमने तो पहले भी बोला था स्पेशल अरेंजमेंट करके जो है लोगों का कमीशन बनाना चाहिए, स्पेशल अरेंजमेंट करके। अब तो हम कहते हैं कि अब चौमाही आयोग तो बनाया ही, साथ में जीजा आयोग भी बना दी। जीजा आयोग कौन? चिराग पासवान जी के जीजा बने हैं, संतोष मांझी जी के जीजा बने हैं और एक सांसद जो है उनके पति बने हैं। जीजा आयोग का भी गठन करना चाहिए और मेहरारू आयोग का भी गठन कर देना चाहिए। कहाँ जो अधिकारी लोग अपने अपने धर्म पत्नियों को जो है एडजस्ट करने में लगे हुए हैं, जरा प्रधानमंत्री जी को ये तो दिखता नहीं। आते हैं बिहार तो केवल हम लोगों को गाली देंगे। भारत के प्रधानमंत्री हैं, हो सकता है इस वजह से मिल रहा हूँ, इस पे हमको ज्यादा टिप्पा टिप्पणी भी क्या नहीं, लेकिन देश देखिए भारत के प्रधानमंत्री हैं, हो सकता है इस वजह से मिल रहा हूँ, इस पे हमको ज्यादा टिप्पा टिप्पणी भी क्या नहीं, लेकिन देश की स्थिति देख लीजिए क्या है। देश में बेरोजगारी है, गरीबी है, महंगाई, इस पे तो कोई चिंता है नहीं सरकार की। आप अभी तक इतने लोगों को केवल राशन ही बांट करके खुश हो रहे, उनके घर का क्या हुआ, उनके रोजगार का क्या हुआ, उनकी शिक्षा चिकित्सा का क्या हुआ, इस पे भी जो है बात करनी चाहिए। परिवारवाद की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी, जरा आए देखें क्या हो रहा है बिहार में। हमने तो पहले भी बोला था स्पेशल अरेंजमेंट करके जो है लोगों का कमीशन बनाना चाहिए, स्पेशल अरेंजमेंट करके। अब तो हम कहते हैं कि अब चौमाही आयोग तो बनाया ही, साथ में जीजा आयोग भी बना दी। जीजा आयोग कौन? चिराग पासवान जी के जीजा बने हैं, संतोष मांझी जी के जीजा बने हैं और एक सांसद जो है उनके पति बने हैं।
जिला आयोग का भी गठन करना चाहिए और मेहरारू आयोग का भी गठन कर देना चाहिए। Well, Students Federation of India members staged a protest in front of Kerala Raj Bhavan against Governor and Kerala University Chancellor Rajendra Vishwanath Arlekar over the installation of portraits of RSS leaders M.S. Gowalkar and K.B. Hegdewar. Holding images of Mahatma Gandhi and B.R. Ambedkar, the protesters demanded the removal of the portraits, arguing that Raj Bhavan is a constitutional institution and should not be used for ideological symbolism. Police intervened as some activists attempted to breach security and paste alternative portraits on the compound walls. The protest follows a recent controversy over the display of a Bharat Mata portrait at Raj Bhavan, which was criticized by CPI leaders for its association with the RSS. Well, helicopter operations to Kedarnath Dam have resumed today after being suspended following a tragic accident near Gauri Kund. The suspension was enforced for safety reasons after a helicopter crash claimed 7 lives, including a pilot and several pilgrims. Authorities have now cleared flights to resume with strict safety measures in place to ensure the secure travel for devotees visiting the sacred site.
Well, the Ramgarh Dam on the Gera River has overflowed in Gadhada, Bothad district following the intense rainfall, and the dam, considered a lifeline for several villages, has seen a surge in water levels due to continuous downpours. Authorities are monitoring the situation as nearby areas experience flooding, impacting local communities and agricultural lands. ગાંડી વેલ એ હા ઢગલો કરી દેવાનો છે પછી જાય ક્યાં છો ગાંડી વેલ Well, those are the latest updates in Inside Bulletin. Keep watching CVR News English. It's Havila Kuttapalli.